Good morning, students and my dear friends. Today is 28th of July 2022, Thursday. Motivation of the day is the meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हमने इस सेक्शन में कवर किए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, व्हीट प्राइसेस एट रिकॉर्ड हाई ऑफ रुपीज 23,547 per ton. So, because of the increasing demand amid the dwindling supply of wheat because of the damaged heat waves, as per one report, the local wheat prices jumped to record 23K पर टन अप्रॉक्सीमेटली। तो वेडनेसडे को जो गेहूं के प्राइस हैं, जो गेहूं का दाम है, वो डोमेस्टिक मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 23,547 INR पर टन तक पहुंच गया है। इट मीन्स 23,547 पर टन पर गेहूं वेडनेसडे को इंडियन लोकल मार्केट में सेल हुआ है। और इसका जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि जो डिमांड है इस समय, जो वीट की और वीट प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है, जबकि सप्लाई उस पैटर्न में इंक्रीज़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हीट वेव की वजह से जो वीट क्रॉप थी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो उस डैमेज की वजह से प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई नहीं है वीट की और डिमांड जो है वो उस प्रपोर्शन में और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मई 14 को इंडियन गवर्नमेंट ने, इस डैमेज की वजह से ही मई 14 को इंडियन गवर्नमेंट ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद कुछ लोस देखने को मिले थे। मतलब वीट के जो प्राइसेस थे वो थोड़े से स्लो डाउन हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लास्ट वीक के इवेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इस समय जो वीट के प्राइसेस है वो अपने पिछले लो से अप्रॉक्सीमेटली 12% तक बढ़ गए हैं। यानी जो लो हुआ था गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट बैन के बाद, उस लो से अप्रॉक्सीमेटली 12% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है गेहूं के डोमेस्टिक प्राइस में। इवन इसके अलावा कुछ कमोडिटीज़ में, अगर सारी कमोडिटीज़ को देखा जाए तो कुछ कमोडिटीज़ में जो फॉल है वो भी देखने को मिला है। कुछ कमोडिटीज़ के प्राइस जो है वो फॉल किए हैं, लेकिन जो स्टेबल कमोडिटीज़ हैं, फूड कमोडिटीज़ है, फूड ग्रेन्स हैं इंडिया में, जैसे कि वीट और राइस, इनमें एक्सेप्शन रहा। इट मीन्स वीट और राइस दोनों के ही प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज़ हुए, कॉन्ट्रेरी टू अदर कमोडिटीज़। गेहूं के प्राइस में तो इंक्रीज़ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सप्लाई हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब रही। पैडी, अगर राइस की बात करें तो मानसून जो रहा इन द स्टार्ट ऑफ जून वो उतना नहीं रहा जितना एंटीसिपेट किया गया था, जितना एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि पैडी के कल्टीवेशन के लिए जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली रेन वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जिस तरीके से पैची मानसून रहा जून के मंथ्स में ओवर द फ्यू पार्ट्स ऑफ द इंडिया, उसकी वजह से यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो एक्रिएज है वो पुल डाउन हुआ। इट मीन्स प्रोडक्शन जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन था, जो एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन था, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से राइस के भी प्राइस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो लोअर प्रोडक्शन का इम्पैक्ट हमें पेडी के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो वीट और राइस, इसके अलावा वीट और राइस दोनों के जो स्टोरेज है, स्टॉकिंग है, वो भी कम हो रही है। कई सारे जो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हालांकि पैडी के कल्टीवेशन में कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि अगर मानसून जो है उसमें रिवाइवल देखने को मिलता है, जो एंटिसिपेशन किया गया था नॉर्मल मानसून का, अगर उसमें रिवाइवल देखने को मिलता है तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो पैडी का कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है, वो इम्प्रूव हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है राइस के डोमेस्टिक प्राइस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिले, प्रोवाइडेड दैट जो मानसून है वो नॉर्मल रहे। बट ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन। हालांकि अगर डोमेस्टिक प्राइसेस को देखें तो इन स्पाइट ऑफ सो मेनी गवर्नमेंट मेजर्स, आरबीआई मेजर्स, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग होने वाली है अगस्त में, तो हो सकता है आरबीआई
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स ले, लेकिन अभी के इवेंट्स ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज़ इंक्रीज इन फूड कमोडिटी प्राइसेस। और गवर्नमेंट के कई सारे मेजर के बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में जो वीट का प्राइस है, राइस का प्राइस है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसके अलावा गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर के भी कुछ लॉस में चेंज किया है, उस न्यूज़ को भी हम यहीं कवर करेंगे। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट लॉ, गवर्नमेंट प्रपोजेस more penalties. The center has proposed the big amendments in the Warehousing Development Regulation Act, जिसको हम WDRA Act 2007 भी बोलते हैं, या जिसको WDRA भी इन शॉर्ट बोला जाता है। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं जो कि वेयर हाउस के रजिस्ट्रेशन और पेनाल्टीज से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट चेंज जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, दैट इज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउन। तो जो फूड गोडाउन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन अब कंपल्सरी हो जाएगा। इसके अलावा पेनाल्टीज़, अगर कुछ ऑफेंसेस के केस में जो पेनाल्टीज़ हैं उसको भी गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। Apart from it, simplification of the registration process, accepting negotiable receipts only in electronic forms, more power to regulator, warehousing development regulatory authority, WDRA authority to investigate and take enforcement action, impose monetary penalty and jurisdiction or adjudication. All these changes, simplification, has been proposed by government into WDRA Act 2007 just to ensure the proper stock of food commodities or food grain at the time of this crisis। क्योंकि वेयर हाउस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियो को देखें तो वेयर हाउस की कमी की वजह से, वेयर हाउस की इनएफिशिएंसीज़ की वजह से, इनइफेक्टिवनेस की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड कमोडिटीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस नॉच को भी टाइट करने की कोशिश करी है, जस्ट टू रेगुलेट द प्रॉपर स्टॉक पाइलिंग ऑफ द फूड कमोडिटीज़, मोर स्पेसिफिकली फूड ग्रेन्स इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ business standard। 5 PSUs to set up units, raise coal gasification capacity। तो गवर्नमेंट के एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे। किस टारगेट को, किस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने की बात हो रही है यहाँ पर? बेसिकली सेंटर का टारगेट है, सेंटर गवर्नमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, यानी 2030 तक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टन्स की कोल गैसिफिकेशन की कैपेसिटी डेवलप हो। और गवर्नमेंट के इस प्लान को अचीव करने के लिए जो 5 इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी एज पर द सीनियर ऑफिशियल्स। कौन कौन सी 5 PSUs हैं? तो नेशनल माइनर कोल इंडिया CIL, मैन्युफैक्चरिंग मेजर भेल, गेल, IOCL दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड NLC दैट इज नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो ये 5 PSUs जो हैं वो कोल के गैसिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी। और यही 5 यूनिट आपस में कुछ कुछ जॉइंट वेंचर्स भी कर रही हैं, कुछ स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स बिटवीन बेल with CIL and GAIL with IOCL, and stand-alone units by these PSUs will be set up just to achieve this 100 million ton coal gasification capacity target by center government till 2030। और इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत मिथेनॉल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मोर स्पेसिफिकली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मेजरली यूज़ किया जाता है। और
इन सारे इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिनिस्ट्री ने PLI स्कीम जो है वो प्रपोज करी है। कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रपोज करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने PLI स्कीम प्रपोज करी है, जिसके तहत कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो आए और कोल गैसिफिकेशन में इन्वेस्ट करें, जिसके तहत उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल के थ्रू मिलेंगे। और इसके लिए कोल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की भी बात करी है और कहा है कि PLI स्कीम एक तैयार करी जाए, एक सेटअप करी जाए, स्पेशली इनिशियली फॉर अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट को कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोड्यूस किया जा सके इंडिया में, और जो इम्पोर्ट मार्केट पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो रिड्यूस हो सके। And this PLI scheme is being pegged at 20% of sale as of now. और अगर अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट का अभी का मार्केट देखें तो अमोनियम नाइट्रेट का कंजप्शन या अमोनिया कंजप्शन जितना भी इंडिया में होता है उसका 20% अप्रॉक्सीमेटली टर्की, रशिया और अदर कंट्रीज से इंडिया पूरा करता है। और मेथनॉल, जिसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोल गैसिफिकेशन का, अगर उसकी मार्केट अभी देखी जाए तो इंडिया मेजरली इम्पोर्ट ड्राइवन है मेथनॉल के केस में। मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्ट इंडिया जो यूज़ होता है इंडिया में मेथनॉल, वो इम्पोर्टेड ही होता है। तो 90% जो इंडिया की डिमांड है मेथनॉल की वो इम्पोर्टेड मेथनॉल से ही पूरी होती है। और कहाँ से आता है ये मेथनॉल? ईरान और सऊदी अरेबिया से। तो मेथनॉल ईरान और सऊदी अरेबिया से 90% रिक्वायरमेंट इंडिया की पूरी होती है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया का कंजप्शन 20% इम्पोर्टेड अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया से पूरा होता है, जो कि प्राइमरली टर्की, रशिया और बल्गेरिया से आती है। और जिस तरीके से ग्लोबल इवेंट हो रहे हैं उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने आइडेंटिफाई किया है, पॉइंटेड आउट किया है कि देयर इज़ अ इमरजेंसी और इमीडिएट नीड फॉर इंडिया टू डेवलप द इंडिजीनियस कैपेसिटी इन केस ऑफ दीज coal gasification products, whether it is a methanol, ammonium nitrate, ammonia or urea। क्योंकि कोल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन जो कैपेक्स है, वो फॉरेक्स है, वो हर बार जाता है, आउटगो होता है इंडिया से। अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का फॉरेक्स जाता है इंडिया से बिकॉज ऑफ दिस केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और ईयर बाई ईयर नेचुरल गैस जो है वो उसका भी इम्पोर्ट बढ़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 5.89% से इंडिया में नेचुरल गैस का इम्पोर्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेक्स आउटगो है वो ईयर बाई ईयर इंक्रीज होगा। ऐसी अपनी एनालिसिस है कोल मिनिस्ट्री की। तो इसीलिए कोल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है PLI स्कीम के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं दे विल गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। हालांकि जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम या आत्मनिर्भर प्रोग्राम भारत स्कीम थी, उसके तहत ऑलरेडी 5 MT की कैपेसिटी फॉर coal gasification has already been set up under National Coal Gasification Mission NCGM। और इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री सेपरेटली और जॉइंटली भी काम करनी। सेपरेटली कोल मिनिस्ट्री ने एक सेपरेट विंडो ऑक्शंस के लिए भी प्रपोज करी है, क्रिएट करी है, जिसमें दोनों ही तरह के सेक्टर्स, दोनों ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो लेट अस सी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ये मेजर्स हैं इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, ये कितना एक्चुअल आउटकम रिलीज करते हैं और क्या इनकी इफेक्टिवनेस होती है। सो बेल, गेल, IOCL एंड NLC, ये 5 PSUs हैं जो मेथनॉल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया प्रोड्यूस करने जा रही हैं बाई हैविंग द लार्ज कैपेक्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 7 of business standard। Are Indian state also on path टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस? तो बेसिकली ये न्यूज़ नहीं है, एक एनालिसिस है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रेजेंट करी है, जहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये बताया कि किस तरीके से जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई, क्या क्या सिचुएशंस, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस थे जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन लाई एक मोस्ट प्रॉस्परस नेशन में, क्योंकि श्रीलंका यूज्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन इन इंडियाज़ नेबरहुड। और किस तरीके से रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो श्रीलंका को आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में ले आए, जो कि
फूड फ्यूल स्कैसिटी, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, सिविल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट के फॉर्म में विजिबल हो रहा है टू होल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या कुछ इंडियन स्टेट भी इसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं? क्या उनके डिसीजन भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया का नेबर आइलैंड नेशन ट्रबल में है, क्या उनके भी पॉलिसी डिसीजन आगे उन स्टेट्स को इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में ले जा सकते हैं? तो बेसिकली ये एक एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एज पर दिस आर्टिकल, श्रीलंका में बेसिकली क्या रॉन्ग डिसीजन हुए जिसकी वजह से आज श्रीलंका इस कंडीशन पर पहुंच गया है? तो इनिशियली स्टार्टिंग करी है 2019 से, जबकि एक नई पार्टी पावर में आई थी। तो राजपक्षा ब्रदर्स जो 2019 में पावर में आए, जिसके बाद से उन्होंने अपने इलेक्शन के बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे इस पॉलिटिकल पार्टी ने पावर में आने के लिए। और जैसे ही वो 2019 में पावर में आए राजपक्षा ब्रदर्स, उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो भी उन्होंने इलेक्शन प्रोमिसेस किए थे, पॉपुलर इलेक्शन या हम बोल सकते हैं पॉपुलिस्ट इलेक्शन प्रोमिसेस, उनको पूरा करने के लिए सिटीजन्स पर टैक्स बर्डन जो था वो रिड्यूस किया, बहुत सारे फ्री बीज अलाउज कर दिया, हर चीज़ फ्री, टैक्स बर्डन रिड्यूस कर दिया, बहुत सारे जो टैक्सेबल सर्विसेज थी उनको फ्री कर दिया। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए ऑप्ट आउट किया इस पर्टिकुलर पार्टी ने, विदाउट thinking about the future viability of these decisions. So short-term solutions like removing tax burdens, providing freebies, etc. इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो श्रीलंका ने क्या किया, फर्टिलाइज़र के यूज़ को बैन करने का डिसाइड किया। और हम सभी जानते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं दैट इज़ वेरी कॉस्टली, उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं होता जितना कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद प्रोडक्शन होता है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया जैसे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। अदरवाइज़ क्या होगा, एक लार्ज पॉपुलेशन को खाना खिला पाना, फीड कर पाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो फ्री बीज और ये सारी जो जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिसीज़ चल रही थी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस चल रहे थे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रन में, उसके बाद इमीडिएटली श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट कर लिया, फर्टिलाइज़र के यूज़ को बैन करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो स्लो डाउन हो गया, कंसिडरेबली कट डाउन हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिंग फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके साथ ही अगर सर्विस सेक्टर को देखा जाए तो कोविड-19 की सिचुएशन में जो टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था श्रीलंका का, वो भी इम्पैक्ट हुआ। और ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से केवल श्रीलंका का ही टूरिज़्म सेक्टर इम्पैक्ट हुआ, अदर कंट्रीज़ जहाँ पर टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, जहाँ पर टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उन सभी कंट्रीज़ में टूरिज़्म और टच इंटेंसिव सेक्टर में सेम पैटर्न देखने को मिला। हालांकि श्रीलंका पहले से ही एग्रीकल्चर आउटपुट को लेकर के और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के सफ़र कर रहा था, उसके समय पर कोविड-19 आ गया। कोविड-19 ने श्रीलंका के जो अदर सेक्टर्स हैं टूरिज्म और सर्विस सेक्टर, उनको भी कंसिडरेबली हिट किया। और इन सारे रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू, उससे श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू था वो कंसिडरेबली फॉल हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय IMF, द श्रीलंकन गवर्नमेंट जनरल रिवेन्यू एज पर द GDP फेल फ्रॉम 14.1% in 2016 to 9.2% in 2020, and it is now approximately 8.9% in 2021, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा, गवर्नमेंट लोन लेने लगी, एंड द गवर्नमेंट डेट वाज अप्रॉक्सीमेटली 79% इन 2016। जो 2016 में जो गवर्नमेंट का डेट था वो 79% था, जो कि इंक्रीज होते होते 100 का मार्क क्रॉस करते करते 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 107.2। इट मीन्स जितनी GDP थी, GDP टू डेट रेशियो हमने कई बार डिस्कस भी किया, उससे ज़्यादा लोन हो गया श्रीलंका पर। तो 107.2% का लोन श्रीलंकन गवर्नमेंट पर आ गया, जिसकी वजह से रीपेमेंट जो कैपेसिटी थी श्रीलंका गवर्नमेंट की वो इम्पैक्ट होने लगी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो रीपेमेंट्स थे, जो ऑब्लिगेशंस थे, उसमें गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट होने लगी। एंड
इसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने रीपेमेंट गारंटी भी इनेबल कर दी फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू टेक लोन। तो पीएसयूज पर भी बहुत ज़्यादा लोन बढ़ गया। देन ऑल दीज लीड्स टू द कोलैप्सिबल सिचुएशन इन श्रीलंका। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ द नंबर्स स्टैक अप इन श्रीलंका। श्रीलंका रेवेन्यू एज पर द जीडीपी, श्रीलंका डेट एज पर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी का 107.2, अगर 100 जीडीपी है तो उसका, अगर 100 रुपीज़ की जीडीपी है इमेजिन, तो 107 रुपये का लोन था श्रीलंका पर डेफिनेटली। तो कई सारे केस फ्रंट पर श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट पर, ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट होने लगी। और इन सारे रीजंस की वजह से, और इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजन्स हैं जो इंटरनेशनल रीजन्स, उसको अभी हम फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो उस सब की वजह से श्रीलंका जो है वो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन पर आ गया। और उसी को लेकर के ऑथर ने, जिसने भी एनालिसिस करी, उसने प्रेजेंट किया कि क्या इंडिया की भी सेम सिचुएशन है, क्या इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि श्रीलंका जैसे ही डिसीजन ले रहे हैं कि फ्री बीज प्रोवाइड करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करना, पीएसयूज को इनेबल करना कि वो और ज़्यादा लोन ले, टैक्स को फ्री कर देना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब फ्री में अवेलेबल कराना, जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू श्रिंक करेगा। रिवेन्यू श्रिंक करेगा तो गवर्नमेंट, जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट पर जाएंगे, लोन लेंगे। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर उस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं ऑथर ने। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स के कुछ डिसीजंस को, इन स्टेट्स को टारगेट करते हुए इस पूरी एनालिसिस को किया गया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। स्पाइस जेट कैन फ्लाई ओनली हाफ इट्स फ्लाइट फॉर 8 वीक्स। तो जिस तरीके से टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्पाइस जेट ने कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, और इसके लिए हम डिस्कस भी किया था कि डीजीसीए ने 2 महीने का लेंदी ऑडिट इनिशिएट कर दिया है एविएशन कंपनीज पर, स्पेशली ऐसी एविएशन कंपनीज पर जिन्होंने रिसेंटली इमरजेंसी ग्लिचेस की वजह, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करी थी। उसी पर्टिकुलर मेजर के तहत, या हम बोल सकते हैं उसी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ मेजर्स के तहत रिसेंटली इंडियन एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने डायरेक्ट किया है किसको, स्पाइस जेट को, कि अभी फिलहाल के लिए आगे आने वाले 8 हफ्तों तक, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीनों तक, जब तक उनकी ऑडिटिंग पूरी नहीं हो जाती, जो स्पाइस जेट है वो केवल और केवल अपनी 0.5% यानी आधी कैपेसिटी से ऑपरेट करेगा। अगर उसके पास 100 प्लेन्स हैं तो 50 ग्राउंडेड रहेंगे, केवल 50 से ही ऑपरेट करेगा। तो स्पाइस जेट कैन फ्लाई ओनली हाफ ऑफ इट्स फ्लाइट फॉर 8 वीक अनटिल दिस ऑडिट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल ग्लिचेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डीजीसीए का सेफ्टी कंसर्न है, और उसी सेफ्टी कंसर्न स्पेशली पैसेंजर सेफ्टी को देखते हुए ये डिसीजन डीजीसीए ने लिया है। ये पेनल्टी हम बोल सकते हैं, फाइन या ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है स्पाइस जेट पर कि केवल और केवल आधी फ्लाइट जो हैं वो उसकी ऑपरेट करेंगे। क्योंकि जो मेजर एलिगेशन लग रहा है इन कंपनीज़ पर, एविएशन कंपनीज़ पर, वो ये लग रहा है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो एविएशन कंपनीज़ हैं उन्होंने लेस एक्सपर्टाइज या लेस स्किल्ड जो पर्सनल हैं वो हायर किए, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑपरेशंस को लेकर के डीजीसीए ने स्पाइस जेट को। लेट्स सी कि आगे 2 महीनों बाद क्या और डिसीजंस आते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कैबिनेट अप्रूव्स बीएसएनएल रिवाइवल प्लान वर्थ ₹1.64 ट्रिलियन। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को बीएसएनएल दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के प्लान को, 4 साल का टर्न अराउंड प्लान जो था उसको अप्रूव कर दिया है, जिसमें बहुत सारे पैकेजेस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो कई सारे जो मेजर्स हैं ये 4 साल के टर्न अराउंड प्लान में लिए जाएंगे। अगर फाइनेंशियल पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.64 ट्रिलियन का सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बीएसएनएल को, जस्ट टू रिवाइव दिस स्टेट ओन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम इट्स डिस्ट्रेस सिचुएशन। और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिस विल हेल्प द बीएसएनएल टू डी-स्ट्रेस इट्स बैलेंस शीट्स, इम्प्रूव लैंडलाइन नेटवर्क एंड डेफिनेटली लॉन्च द 4G सर्विसेज, जो कि अभी तक बीएसएनएल ने नहीं करी है। तो उसका ये फाइन प्रिंट है, एक ग्लिम्स है। आप देख सकते हैं कि किस किस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट कितना कितना फंड रिलीज़ करेगी, क्या ट्रांचेस हैं रिलीज़ करने के। इसके अलावा बीबीएनएल का मर्जर भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, जस्ट टू सपोर्ट द रिवाइवल ऑफ बीएसएनएल।
व्हाट इज दिस BBNL? BBNL स्टैंड्स फॉर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो BBNL को BSNL से मर्ज कर दिया जाएगा जस्ट टू हैव द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, बेटर टेलीफोनिक सर्विसेज सपोर्ट, बेटर फाइनेंशियल लीवरेज। तो फिलहाल के लिए BSNL को रिवाइव किया जा रहा है। लेट्स सी कि एक्चुअल में रिवाइव हो पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया INC लीडर्स फ्लैग स्लो डाउन वरीज एज ग्लोबल रिसेशन लूम्स। तो इंडिया के जिस तरीके से Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, उसको देखते हुए जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर एंटीसिपेटिंग द रिसेशनरी लूम्स, रिसेशनरी विंड्स इन अपकमिंग क्वार्टर्स। और ट्यूसडे को IMF ने भी जो फोरकास्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का उसको रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 3.2% टू 3.2% for financial year 22 for calendar year or current year 22 and 2.9% for 2023। तो कहीं ना कहीं IMF ने भी इस ग्लोबल रिसेशन को आइडेंटिफाई किया और IMF के अकॉर्डिंग 2022 में 3.2% के रेट से ग्लोबल GDP ग्रोथ करेगी और 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 2.9% से। और उसी इन सारे फोरकास्ट की वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग ऑल दीज रिसेशनरी विंड्स एंड बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी इज लूमिंग। और अगर अनसर्टनिटी बढ़ रही तो डेफिनेटली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फॉल करता है। इन्वेस्टमेंट फॉल करता है, उसका इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, डिमांड पर विजिबली दिखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बैंकिंग लिक्विडिटी श्रिंक्स ऑन RBI's डिफेंस ऑफ रुपी। तो जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल करता जा रहा है और RBI उसको सपोर्ट करता जा रहा है, हमने डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली RBI ने एक बिग अनाउंसमेंट किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो RBI खर्च करेगा। किस लिए? इंडियन रुपी को सेव करने के लिए, डॉलर को खरीदने के लिए, डॉलर को बेचने के लिए इंडियन मार्केट में, जिससे कि जो फॉलिंग इंडियन रुपी है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सके। हालांकि ये मेजर्स इंटरवेंशन आगे काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो दैट इज अ सेपरेट मार्क ऑफ क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए RBI के इस इंटरवेंशन की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी जो है वो श्रिंक कर रही है। और पैंडेमिक के बाद लिक्विडिटी इंश्योर करना बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट और अदर सेक्टर पर भी या डिमांड पर भी देखने को मिलेगा, कंजप्शन पर देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा नहीं होता किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर बैंकिंग सेक्टर के पास एनफ लिक्विडिटी नहीं है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंटर बैंक जो कॉल मनी रेट्स हैं वो भी पिछले कुछ दिनों में शार्पली इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस RBI इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू डिफेंस द इंडियन रुपी। हालांकि RBI के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं रुपी को सेव करना, क्योंकि जिस तरह से रुपी फॉल कर रहा है, अगर ये कंटिन्यूसली फॉल करता चला गया तो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स बिल हैं वो शूट अप करेंगे एंड दैट मे लीड्स टू अननेसेसरी इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन इन इंडिया। ऑल्दो इकोनॉमी इज जस्ट लाइक इलास्टिसिटी, अगर आप एक एंड को छेड़ते हैं तो दूसरा एंड भी उससे इम्पैक्ट करता है। तो लेट्स सी अप टू विच एक्सटेंट RBI कैन एब्जॉर्ब ऑल दीज साइड इफेक्ट्स फ्रॉम इंटरवेंशन इनटू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ की, बट येस इतना समझना है क्रक्स है कि RBI के इंटरवेंशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी श्रिंक कर रही है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स फैक्टर्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लिक्विडिटी श्रिंक में, जैसे कि आउटफ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ द GST ऑल्सो प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग द सरप्लस लिक्विडिटी एंड सेंडिंग द कॉल रेट शार्पली हायर that may impact the investment consumption and demand in the Indian economy। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 5G bidding spill over to day 3 for select circle। तो 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग चल रही है, आज तीसरा दिन है और एज पर द न्यूज़ कि अभी भी टेलीकॉम कंपनीज जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं बिडिंग को। So telecom companies continue bidding for spectrum on second day of 5G auction, spilling the auction over Thursday। हालांकि अप्रॉक्सीमेटली अभी तक टोटल 9 राउंड हो चुके हैं ऑक्शन के, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,49,454 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 1.49 ट्रिलियन का ऑक्शन हो चुका है, एयरवेव्स का ऑक्शन हो चुका है। एंड माइंडेड स्टूडेंट, डे 1 जब ऑक्शन ओपन हुआ था, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ओपन हुआ था, उस समय पहले दिन रिकॉर्ड सेल रजिस्टर करी थी
इंडिया ने इन केस ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो ओपनिंग डे पे अप्रॉक्सीमेटली 1.45 ट्रिलियन का स्पेक्ट्रम जो था वो ऑक्शन हुआ था. सो दिस इज़ द रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. 2010 में 3G से कितना रिवेन्यू हुआ, फिर इसके बाद कई सारे ईयर्स में रिवेन्यू कलेक्शन दिया हुआ है. दिस इज़ द डेटा अबाउट 2022. अप्रॉक्सीमेटली 1,49,454 करोड़ का या हम बोले 1.49 ट्रिलियन का रिवेन्यू अभी तक फिलहाल के लिए 2 दिनों में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से गवर्नमेंट जनरेट कर चुकी है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.